सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे अल्लामा इकबाल के एक शेर से, जिसमें इकबाल ने कहा है कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहां और है और शाहीन का जहां और नाज़रीन इसकी वजह यह है कि हम आज ज़िक्र करेंगे हस्साम शबात नामी 23 साला नौजवान की। अगर हम 23 साल के एक नौजवान की बात करें, 23 साला नौजवान की क्या ज़िंदगी हो सकती है, खेल कूद या अपनी वो करियर लाइन सेट कर सकता है। लेकिन इस एक नौजवान ने अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया है कि वो जो मर्ज़ी हो जाए, जो उस पर आफतें टूट पड़ें, वो अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाएगा इज़राइल की जंगी जराइम एक्सपोज करने में जो फ़लस्तीनियों के ऊपर तवातुर से चले आ रहे हैं। और इसी सफ़र में कल इज़राइल ने एक फ़लस्तीनी इनको एक फ़िज़ाई हमले में शहीद किया। उन्होंने जामे शहादत नोश किया गुज़िश्ता शब रोज़े की हालत में रमज़ान के पाक महीने में। नाज़रीन, हुसाम की उम्र 23 साल थी। अगर हम एक हिस्ट्री पर नज़र डालें, किसी ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा था कि उनकी पूरी ज़िंदगी इसका जो एक सफ़र था वो एक आइकॉन थे फ़लस्तीन रेजिस्टेंस की और नौजवानों के लिए, जिस तरह वो अपनी कवरेज कर रहे थे इस तमाम ये जो जंगी जराइम है इज़राइल के। और अगर हम नज़र डालते हैं तो किसी ने बड़ा एक अच्छा खुलासा पेश किया कि अगर हम हुसाम की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो 7 साल की उम्र में उन्होंने इज़राइल की ग्राउंड इन्वेजन गज़ा में तकरीबन 1400 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फिर जब वो 10 साल के, तो आपको याद होगा आज से 13 साल पहले बहुत एक अंदोनाक एयर असॉल्ट हुआ। फिर 11 में उसके ही अगले साल एक बड़ी मेजर ग्राउंड इन्वेजन इज़राइल की जानिब से हुई थी, जिसमें 2200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। फिर आज से 4 साल पहले जो वाक़यात हुए और जो नाज़रीन चले आ रहे हैं, और जो ये एक होलोकॉस्ट अगर इसको ना कहें तो और क्या करें, जो 7 अक्टूबर 2023 से जो मामला रवा हुआ है। हुसाम शबात फ़लस्तीनी नौजवानों के लिए एक आइकन थे, जिस तरह वो कवर कर रहे थे। अब मज़ीद बात करते हैं कि इस पर जो रिएक्शन आया, अल जज़ीरा ने प्लेज किया है कि वो लीगल एक्शन लेंगे, जो ये तमाम लोगों को इंसाफ के कटहरे में लेके आएंगे जो कि ये जंगी जराइम कमिट करते आ रहे हैं सहाफ़ियों के अगेंस्ट और बेगुनाह शहरियों के अगेंस्ट। और उन्होंने कहा है कि वो गज़ा के तमाम सहाफ़ियों के साथ, उनके साथ हमदर्दी में साथ खड़े हैं। और उन्होंने ऑब्वियसली कहा है कि ये जो उनका कमिटमेंट है कि वो जस्टिस अचीव करेंगे। 2 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक तकरीबन नाज़रीन गज़ा में 200 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है दुनिया के लिए, और ये एक शर्मनाक बात है कि दुनिया जो कि स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड जो कि कहता है कि हम फ्री प्रेस के लिए काम करते हैं और फ्री स्पीच के लिए काम करते हैं और मज़लूमों की आवाज़ के वो एक फ़्लैग बेरर बनते हैं। 200 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं और अभी तक किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। एंड ऑब्वियसली हुसाम की जो फैमिली हैं उनके साथ हमारी भी बड़ी हमदर्दियाँ हैं और हम उनके लिए दुआ गो भी हैं और दुनिया उनके साथ खड़ी है। एंड ऑब्वियसली हम भी और तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की ये ज़िम्मेदारी है कि वो कॉल ऑन करें कि जो इंसानी हकूक़ हैं उनका ख्याल रखा जाए। और ये जो सिस्टमेटिक किलिंग है नाज़रीन सहाफ़ियों की, ये एक मज़मूम मकसद है इज़राइली अफवाज का कि वो गज़ा में सहाफ़ियों को कत्लेआम कर उनको शहीद किया जाए, ताकि लोगों को सच की जो आवाज़ की, बेसिकली सच्चाई की जो फराहमी है लोगों तक, उसको रोका जा सके। जो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो इज़राइल के जराइम है, उनका फ़्लो रोका जा सके। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि इनको बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत इनको इंसाफ के कटहरे में लेके आए, जो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ किया है। एंड ऑब्वियसली इसकी हमें तारीफ़ भी करनी चाहिए जो एक कमिटमेंट अपना ज़ाहिर किया है कि वो गज़ा में चाहे जो भी होए, चाहे उनके जितने सहाफ़ी भी शहीद हैं, वो गज़ा में जो सच की रिपोर्टिंग है उसका सफ़र नहीं रुकने देंगे। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन गज़ा से आए और अनफॉर्चुनेटली आता जा रहा है। 50,000 से ज़ायद जाने जा चुकी हैं। ये बहुत बड़ा एक बोझ है दुनिया के ऊपर। ये एक किसी भी एक कॉन्शियस वाले इंसान के ज़मीर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है कि 50,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन इसका किसी ने उनको इंसाफ की फराहमी अभी तक नहीं हुई। ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया आगे बढ़े और इज़राइल को पाबंद करे कि वो इन जंगी जराइम से इज्तनाब करे। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़।
नाज़रीन वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने गुफ्तगू की और ज़िक्र किया जो हुस्साम शहबाद की शहादत हुई गुज़िश्ता शब रोज़े की हालत में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इजरायली फोर्सेस के हाथों। अब हम जिक्र करते हैं कि सऊदी अरेबिया बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है अमेरिका और जो रूस के माबैन इशूज़ हैं उनमें बड़ा एक ज़बरदस्त सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ये सऊदी अरेबिया का जो एक रोल आया है एक सालसी का, चाहे वो मिडल ईस्ट के मामलात हों या अब ग्लोबल मामलात हों, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। गुज़िश्ता शब रियाद में अमेरिका और रूस के माबैन टॉक्स हुई हैं, मुज़ाकरात हुए हैं और जो उनके नेगोशिएटर्स थे, जो एक मुज़ाकराती टीम्स बनी थी, कमेटीज़ बनी थी, उन्होंने रियाद में गुज़िश्ता शब मुलाकात की। उनकी 12 घंटे लंबी एक मुलाकात हुई जिसका गुज़िश्ता शब इख्तिताम हुआ 12 घंटों के बाद। एंड ऑब्वियसली उसका जो मकसद था कि एटलीस्ट एक पार्शल सीज़ फायर हो सके यूक्रेन में और ये जो रूस में जो मामलात हैं। एंड ऑब्वियसली आज के दिन में एक जॉइंट स्टेटमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर निकले। एंड ऑब्वियसली नाज़रीन जो प्राइमरी टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो था जो ब्लैक सी शिपिंग का मामला है और इसके बारे में आपको बताएं कि ब्लैक सी शिपिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा हमें उसको रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे दुनिया की बेसिकली सप्लाई चेन पे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। एंड ऑब्वियसली इसके बदौलत एक ब्रॉडर सीज़ फायर अचीव किया जाए रूस और यूक्रेन के माबैन, ताकि ये जो एक वॉर है, जो जंग है यूक्रेन और रूस की, अब 3 साल से ऊपर होने जा रहे हैं इस जंग को। तकरीबन ये जंग फरवरी में ही शुरू हुई थी 2022 में, अब 3 साल हो चुके हैं। दुनिया का बड़ा नुकसान हो चुका है, इसको ऑब्वियसली रुकना चाहिए। और यूक्रेन ने कहा है कि जो उनके पोर्ट्स हैं ओडेसा, खरसोन और मैकोलेव, उस वहाँ पे अटैक्स बंद किए जाएँ और उनकी प्रोटेक्शन की जाए। और अगर हम नाज़रीन ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की बात करें तो अमेरिका और रूस ने डिस्कस किया है दोबारा से उसको रिज्यूम किया जाए 2022 का ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जहाँ पे यूक्रेन को इजाज़त थी कि वो अपना जो फूड प्रोडक्ट है जिसमें ग्रेन, गंदम, पाकिस्तान भी यूक्रेन से बड़ी इंपोर्ट करता रहा है और जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको यूक्रेन एक्सपोर्ट कर सके ताकि उनकी मईशत का पहिया चल सके। रशिया ने इस मुआहदे से 2023 से विड्रॉ कर लिया था जंग के बाद ऑब्वियसली। और अगर हम ब्रेक थ्रू के हवाले से बात करेंगे, कोई इसमें ब्रेक थ्रू होता है या कोई इसमें अच्छी चीज़ निकलती है, तो खदशात तो यही हैं कि अभी तक कोई मेजर ब्रेक थ्रू तो एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो रशियन नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने एडिशनल डिमांड्स की हैं कि तक, जिसमें ऑब्वियसली शामिल है कि 30 दिन का सीज़ फायर हो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि दोनों ममालिक ने आपस में, रूस का एक बहुत बड़ी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है तेल का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है इस जंग में। एंड ऑब्वियसली कंसर्न्स हैं, खदशात हैं कि रशिया के बड़े मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स हैं। ऑब्वियसली नाज़रीन ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा फुकदान है, एतमाद का फुकदान दोनों फरीकैन के माबैन है। इसी वजह से सऊदी अरेबिया और अमेरिका इसमें कूदे हैं और इसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी बड़ी तारीफ़ की जानी चाहिए कि जहां साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस जंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, वहीं पे चाहे वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हों या अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हों या JD वैंस हो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, उनकी काफ़ी ज़्यादा नीयत नज़र आती है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस जंग को ख़त्म किया जाए, ताकि दुनिया इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है। दुनिया को दोबारा अमन आना चाहिए। अगर हम यूक्रेन की डिमांड्स की बात करें तो ऑब्वियसली यूक्रेन चाहता है कि जो सिविलियन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी प्रोटेक्शन हो, लेकिन ऑब्वियसली अभाम ज़रूर है कि रूस मानता भी है या नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि रूस के अटैक्स तो जारी हैं, आपको पता भी चला होगा, फ़िज़ाई हमले जारी हैं और डैमेज बहुत ज़्यादा है यूक्रेन में। एंड ऑब्वियसली कंटिन्यूड एग्रेशन और टेंशन चल रहे हैं। रूस ने अपने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स कीव जो यूक्रेनियन दारुल हुकूमत और समी वहाँ तक अभी गुज़िश्ता शब तक चलते रहे और इसमें जो है कैजुअलिटीज़ भी हुई, हलाकतें भी हुई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और यूक्रेन ने ज़ोर दिया है कि डिप्लोमेसी के थ्रू, सिफारतकारी के थ्रू ये जो मामला इसको रोका जाए, और उन्होंने मुतालबा भी किया है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाया जाएँ ताकि मिलिट्री प्रेशर उन पर आया जाए। इसका आगे क्या होता है, इसमें ज़ेलेंस्की भी ऑब्वियसली ज़िम्मेदार ज़रूर हैं जो मामलात हुए हैं। आपको याद होगा अमेरिकन इलेक्शन कैंपेन जब हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब ज़ेलेंस्की गए तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सदर का इलेक्शन नहीं जीते, तो उन्होंने कहा था इट टेक्स टू फॉर अ टैंगो, एंड ही इज़ करेक्ट। ऑब्वियसली ज़ेलेंस्की ने इस जंग को अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और उनकी अभी
जब आपने देखा होगा जो वाइट हाउस में मनाजिर थे उसमें उनको बताया गया कि आपकी तो कोई नीयत ही नहीं है जंग को ख़त्म करने की, तो ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स टू कम टू द टेबल। अमेरिका इज़ प्लेइंग अ ग्रेट रोल, सऊदी अरेबिया भी बड़ा अच्छा इसमें किरदार अदा करा है। हम उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन जितनी भी दुनिया की अफरा तफरी हो, चाहे वो रूस और यूक्रेन की जंग हो या जो फ़लस्तीन में एक इंसानी अलमिया है वो ख़त्म होगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपने अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।